नमस्कार। आज हम गायक और गीतकार करण औजला के साथ हुए एक हालिया इंटरव्यू के कुछ खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। हाँ, वो यूट्यूब वाला इंटरव्यू करण औजला, सेफ्टी, सॉलिट्यूड एंड सॉन्ग राइटिंग काफी चर्चा में रहा। बिल्कुल। हमारे पास उसका ट्रांसक्रिप्ट है और इसमें औजला ने अपनी जिंदगी के कई ऐसे पहलुओं पर बात की है जिन पर वो शायद पहले इतना नहीं बोले। सही कहा। ये बातचीत सिर्फ उनके गानों या म्यूजिक के बारे में नहीं है, बल्कि उस इंसान के बारे में है जो शोहरत के साथ साथ निजी त्रासदियों और बाहरी दबावों से जूझ रहा है। हाँ, सुरक्षा की चिंताएं हैं, अकेलेपन का एहसास है, प्यार और रिश्तों पर उनके क्या विचार हैं, कैसे खर्च करते हैं, बहुत कुछ है। तो आज हम कोशिश करेंगे इन्हीं सब बातों को समझने की कि उनके अनुभव क्या हैं और ये सब उनकी शख्सियत और उनकी आर्ट को कैसे शेप देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है और जो काफी चौंकाने वाली भी है, वो ये कि औजला बताते हैं कि कनाडा में उनके घर पर 6 बार गोलीबारी हो चुकी है। हाँ, 6 बार। ये सुनते ही लगता है कि मतलब जो जगह सफलता का प्रतीक होनी चाहिए, वही इतनी असुरक्षित कैसे हो सकती है। यही तो उनका अनुभव यही बताता है कि कनाडा, जहां उन्हें इतनी शोहरत मिली, वहीं उन्हें ज्यादा असुरक्षित महसूस हुआ। और इसकी वजह उनकी बढ़ी हुई विजिबिलिटी, उनकी कमाई, ये सब गलत लोगों का ध्यान खींचती हैं। उन्होंने जिक्र किया कि जबरन वसूली मतलब एक्सटॉर्शन की कोशिशें भी हुई। और ये धमकियां भी मिली कि अगर पैसे नहीं दिए तो पंजाब या इंडिया नहीं आ पाओगे। ये खतरा काफी रियल था। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें लगता है कि वहाँ कनाडा में पुलिस का रिस्पॉन्स उतना इफेक्टिव नहीं रहा। खासकर वो कहते हैं जब क्रिमिनल्स चोरी की गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके उलट उन्हें पंजाब में ज्यादा सेफ महसूस होता है। ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर वहां उन्हें सरकारी सुरक्षा मिली हुई है। हाँ, पर उसमें भी एक अलग चैलेंज है। वो गांव के माहौल और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के बीच एक तरह का क्या कहते हैं बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। लोग मिलना चाहते हैं, गांव का अपनापन है, लेकिन हर किसी से मिलना सिक्योरिटी के लिहाज से मुमकिन नहीं। तो सुरक्षा की जरूरत उन्हें अपनी जड़ों से भी थोड़ा काट देती है एक तरह से। बिल्कुल। और इसी वजह से उन्होंने दुबई जाने का फैसला किया, सेफ्टी के लिए। हाँ, और उन्होंने ये साफ कहा कि उनके लिए परिवार की सेफ्टी सबसे ऊपर है, चाहे लोग उन्हें डरपोक ही क्यों ना कहें। ये बात उन्होंने इंटरव्यू में कही। इसमें एक और लेयर है। उनके पास कनाडा में लीगली काफी हथियार हैं, 20-25 बंदूकें, टारगेट शूटिंग का शौक भी है। पर वो मानते हैं कि असली ताकत हथियार चलाने में नहीं है। सही कहा। वो कहते हैं दिमाग इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने गोली चला दी सेल्फ डिफेंस में भी, तो उसके बाद जो लीगल मसले होंगे, करियर तबाह होने का डर, वो सब अलग है। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। पंजाबी इंडस्ट्री में या कहें कि जो लोग सफल होते हैं, उन्हें अक्सर इस तरह के एक्सटॉर्शन का सामना करना पड़ता है। तो इसका हल क्या है? औजला के हिसाब से तो बस सावधान रहना और जरूरत पड़े तो पीछे हटना ही ऑप्शन है। हाँ, कोई आसान जवाब नहीं है इसका। अभी हाल ही में एक और मामला आया था। एक क्रिएटर को बेटिंग ऐप प्रमोट करने पर धमकी मिली थी। अच्छा, इस पर औजला का क्या कहना था? उनका नजरिया काफी प्रैक्टिकल था। वो कहते हैं कि भाई ब्रांड एंडोर्समेंट उनके काम का हिस्सा है। इससे जो पैसा आता है वो उनके म्यूजिक, वीडियोस और दूसरे कामों में लगता है। जैसे उन्होंने अपने गांव में पार्क बनवाने का जिक्र किया। हाँ, तो वो इसे ऐसे देखते हैं कि ये उनकी कमाई का एक जरिया है जिससे वो अपना काम और कुछ अच्छे काम भी कर पा रहे हैं। ये किसी को मजबूर करना नहीं है। तो ये तो हुई बाहरी दुनिया की चुनौतियां, लेकिन इंटरव्यू में उनके अंदरूनी संघर्षों पर भी बात हुई है, खासकर पर्सनल लॉस और अकेलेपन को लेकर। जी, उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। पिताजी जब गुजरे तब वो शायद 9 या 10 साल के थे, और माँ की बीमारी का उन्हें उनकी मृत्यु से सिर्फ 8 महीने पहले पता चला। ये बहुत बहुत मुश्किल रहा होगा। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा खालीपन है, एक वॉइड है जो कभी नहीं भर सकता। उनके शब्द थे, वो तो भाई ऑलवेज वहीं रहेगा यार। ये दर्द बहुत गहरा है। सफलता, शोहरत, पैसा, ये सब उस कमी को पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल नहीं। वो साफ कहते हैं कि उनकी जिंदगी में कितने भी लोग आ जाएं, वो हमेशा अकेला महसूस करेंगे। डजंट मैटर हाउ मेनी पीपल कम इन माई लाइफ, आई विल ऑलवेज फील लोनली। ये लाइन उन्होंने कही। ये सुनना भी भारी लगता है, पर वो इसे एक सच्चाई की तरह स्वीकार कर चुके हैं। और शायद इसी अनुभव की वजह से वो दूसरों को सलाह देते हैं कि अपने माँ बाप के साथ वक्त बिताओ। उन्हें महंगे तोहफे नहीं, तुम्हारा टाइम चाहिए। हाँ, ये बात उन्होंने जोर देकर कही, और उनका सबसे बड़ा डर भी इसी से जुड़ा है, अपने बचे हुए परिवार को खो देना। उनकी बहनें, उनकी पत्नी। इस सब के बीच एक चीज जो थोड़ी पॉजिटिव लगती है वो ये कि वो अब अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को दबाते नहीं हैं। हाँ, उन्होंने कहा कि वो रो लेते हैं, अगर रोना आता है तो।
वो मर्द रोते नहीं वाली सोच को पुराना मानते हैं। ये एक तरह की ईमानदारी है, अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करना। शायद ये उनकी मैच्योरिटी को भी दिखाता है। इन गहरे संघर्षों के बीच प्यार और रिश्ते उनकी जिंदगी में एक एंकर का काम करते नजर आते हैं। प्यार को लेकर उनकी डेफिनेशन भी काफी इंटरेस्टिंग है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्यार वो है जो बोलकर बताना ही न पड़े, जो आंखों से पता चल जाए, और सबसे जरूरी चीज ट्रांसपेरेंसी। बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, चीजें मत छुपाओ। ये लाइन उन्होंने कही थी, मतलब रिश्ते में पूरी ईमानदारी। हाँ, और ये उनके अपने रिश्ते में दिखता भी है। उन्होंने वो किस्सा सुनाया जब घर पर गोली चली तो उनकी पत्नी घबराई नहीं बल्कि बहुत शांत रहीं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बस कहा, चुप करके सो जा, कुछ नहीं होगा, और खुद खराटे लेने लगी। औजला कहते हैं ये देखकर उन्हें लगा कि ये बंदी सही है मेरे लिए। वाह, ये तो कमाल की स्ट्रेंथ और आपसी समझ दिखाता है। बिल्कुल, वो अपनी पत्नी को अपनी जिंदगी का एंकर मानते हैं। कहते हैं वो उनके परिवार का उनसे भी ज्यादा ख्याल रखती हैं, उनकी बिखरी हुई जिंदगी को संभालती हैं। और उनके जैसे प्रोफेशन में जहां इतनी ट्रैवलिंग, इतना प्रेशर, इतनी अटेंशन होती है, वहां एक ऐसा स्टेबल और सपोर्टिव पार्टनर होना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी माना कि शोहरत ने रिश्ते को बदला नहीं है बल्कि शायद समझ बढ़ाई है। हालांकि ये भी कहा कि कभी-कभी बातें खत्म हो जाती हैं, रोजमर्रा की चीजों के अलावा कुछ नया कहने को नहीं होता, पर कनेक्शन फिर भी मजबूत है। हाँ, और वो कोशिश करते हैं अपनी पत्नी को सिक्योर फील करवाने की, खासकर फीमेल अटेंशन या काम को लेकर जो इनसिक्योरिटीज आ सकती हैं, उनको लेकर वो काफी सचेत रहते हैं। छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, है ना? एंगल से सोचते हैं। ये उनकी रेंज दिखाता है एक राइटर के तौर पर। वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप की औरतें उनके गानों से रिलेट कर पाएं। जैसे उन्होंने चुन्नी मेरी रंग दे लारिया या क्या बात है का उदाहरण दिया। ये गाने सीधे उनकी अपनी कहानी नहीं है शायद। हाँ, लेकिन उनमें वो भावनाएं हैं जो उन्होंने शायद अपने आसपास देखी या महसूस की। क्या बात है में जैसे वो एक लड़की के पर्सपेक्टिव से बेवफाई पर सवाल कर रहे हैं। या हड्डी सुन्नी तनी, जो ब्रेकअप के बाद एक्स से पूछे गए सवालों जैसा है। और हिंट वाला गाना, उसमें धोखे को लेकर ताश के पत्तों वाली जो उपमा है वो काफी तीखी है। हाँ, कि बेवफाई करने वाली लड़की की तुलना उन पत्तों से करना जो हर किसी के हाथ लगते हैं। ये दिखाता है कि वो रिश्तों के डार्क साइड को भी लिखने से हिचकिचाते नहीं। और ये बात भी अहम है कि वो मानते हैं कि सैड लव स्टोरीज या शायरी लिखना उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग और ज्यादा सेटिस्फाइंग है, बजाय सीधे सीधे फ्लैक्स करने वाले गानों के। मतलब अपनी अमीरी या कामयाबी दिखाने वाले गानों से ज्यादा उन्हें इमोशनल डेप्थ वाले गाने लिखना पसंद है। इससे उनकी आर्टिस्टिक साइड और गहरी लगती है। वो सिर्फ हिट्स नहीं देना चाहते बल्कि कुछ महसूस करवाना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं खर्चे और सफलता वाले पहलू पर। हाँ, इस पर वो काफी खुलकर बोले। मानते हैं कि खर्चा करने में वो लापरवाह हैं। बहुत ज्यादा भाई, ये उनका जवाब था जब पूछा गया कि कितना खर्च करते हैं। किन चीजों पर? कपड़े, गाड़ियां, घड़ियां, ये सब। उन्होंने किस्से भी सुनाए, जैसे यूके में एक छोटे शो के लिए भी प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लेना, या अपनी पहली महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस कलिनन खरीद लेना बिना ये सोचे कि पैसे कहाँ से आएंगे, ईएमआई पर ले लें। वो इसे कैसे देखते हैं, मतलब इस खर्चे को? वो कहते हैं ये बचपन की अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने जैसा है। जो चीजें कभी देखी नहीं थीं या दूर से देखी थीं, अब उन्हें पाने का, एक्सपीरियंस करने का शौक है। तो एक तरह से वो कमा भी इसीलिए रहे हैं कि जिंदगी को एंजॉय कर सकें, अपने शौक पूरे कर सकें। हाँ, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कमाई का एक हिस्सा वो अच्छे कामों में भी लगाते हैं, जैसे गांव में पार्क या स्टेडियम बनवाने की उनकी प्लानिंग है। तो यहाँ भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश दिखती है, पर्सनल शौक और सोशल कंट्रीब्यूशन। सफलता के साथ एक और चीज जुड़ी है, फैंस की उम्मीदें, और इसको लेकर उनमें एक इनसिक्योरिटी भी है। क्या? वो कहते हैं कि वो अपने म्यूजिक से कभी अपने फैंस को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। अगर कोई गाना उम्मीद के मुताबिक नहीं चलता तो उन्हें सच में बुरा लगता है। अच्छा, तो वो प्रेशर वो महसूस करते हैं। हाँ, एक तरफ वो सुरक्षा का पैराडॉक्स है, जहाँ ज्यादा सफलता वहीं ज्यादा खतरा। दूसरी तरफ वो गहरा पर्सनल लॉस है, वो अकेलापन, जो शायद उनकी सेंसिटिविटी और उनकी एम्बिशन दोनों को कहीं ना कहीं ड्राइव करता है। हमने देखा कि कैसे प्यार और ट्रांसपेरेंट रिश्ते उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते हैं, और कैसे उनकी आर्ट में भी वो इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी झलकती है। और शोहरत के साथ आने वाली सारी मुश्किलें, सेफ्टी, पर्सनल लाइफ का बैलेंस, फैंस का प्रेशर, ये सब उनकी कहानी का हिस्सा है। ये पूरी बातचीत यही दिखाती है कि जो चमकदार कामयाबी हमें दिखती है, उसके पीछे अक्सर एक बहुत ही जटिल, भावनात्मक और कई बार संघर्षों से भरी यात्रा होती है। और यहाँ एक सोचने वाली बात रह जाती है,
जब औजला जैसे कलाकार, जिनकी इमेज अक्सर टफ या मर्दाना मानी जाती है, वो जब इतनी ईमानदारी से अपनी कमजोरियों, अपने डर, अपने अकेलेपन, यहाँ तक कि अपने आंसुओं की बात करते हैं, तो क्या ये चीज ताकत की जो पारंपरिक धारणाएं हैं उनको चैलेंज करती है, खासकर उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्या इससे दूसरों को भी, खासकर मर्दों को, अपनी फीलिंग्स को लेकर ज्यादा ओपन होने की प्रेरणा मिल सकती है? शायद, या कम से कम इस पर बातचीत तो शुरू हो सकती है। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।